हेलो बच्चों उम्मीद है आप सभी लोग ठीक से होंगे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से चल रहे होंगे, ऐसे ही अच्छे से वर्क करते रहो। बच्चों आज मैं आपको जो है आपके फिज़िक्स के जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, उसके न्यूमेरिकल्स की तैयारी के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो है टिप्स बताता हूँ। आपको खुद भी न्यूमेरिकल छांट के उसमें से जो आपके पास जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो उसी बुक से आपको खुद हर एक चैप्टर में से खुद न्यूमेरिकल्स जो है चूज़ करने हैं। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल चूज़ करने हैं? बहुत ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बस छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के न्यूमेरिकल आपको चूज़ करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ। पहला है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स P एंड E? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर्स P एंड E? किसके केस में दिया गया? वेक्टर P एंड E फॉर पोटेंशियल फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो है, डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो उस डाइपोल में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, उसके लिए P जो वेक्टर है P और E, इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए? ठीक है, कुछ आइडिया आ रहा है आपको इसका आइडिया? इसके जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से को देखकर आपको आइडिया आएगा। वो फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हमें, इस फॉर्मूले की वैल्यू को, फॉर्मूले को देखकर हमें ये आइडिया लग सकता है कि कब इसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, उस समय ये इक्वेशन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू हो जाएगा PE। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू पाई हो। पाई मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, उस समय cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है डाइपोल के अंदर, जब डाइपोल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस समय इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कैसे? -PE इंटू cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -PE इंटू -1 इज इक्वल टू PE। ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स की स्टडी आपको करनी है, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको चूज़ करने हैं। छोटे साइज़ के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल्स है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, आर प्लेस एट ए डिस्टेंस D अपार्ट। इसमें क्वेश्चन में फिगर भी दी हुई है। ये 1 पॉइंट चार्ज Q1 है, ये 1 पॉइंट चार्ज Q2 है। ठीक है, ये Q1 और ये पॉइंट चार्ज Q2, D डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं एक दूसरे से। दीज आर प्लेस्ड एट D डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है
जो पॉइंट P है उस पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉन फ्रॉम दिस। क्या बताना है? राइट टू कंक्लूजन्स। इस कंडीशंस के बारे में, ये Q1 और Q2 चार्ज d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके पास ही एक पॉइंट P है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है। तो इससे हमें दो कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो इससे पहला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इससे पहला कंक्लूजन क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, इसमें पहली कंडीशन ये है कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होने चाहिए। दीज टू चार्जेस शुड बी ऑफ ऑपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर होंगे तभी एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। और दूसरा इससे ये ड्रॉ होता है कि जो ये चार्ज Q1 है इसका मैग्नीट्यूड Q2 से ग्रेटर होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन Q2। तो ये टू कंक्लूजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस डायग्राम से जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ये इसमें क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या इसमें भी एक फिगर दी हुई है। एक फिगर है, ये वाली फिगर है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये आप देख लें इस फिगर को अच्छे से। पॉजिटिव, जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। ये फिगर दी हुई है। यहाँ पर इस फिगर में एक चीज़ और है अभी, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल चार्ज। कैसा चार्ज है? स्मॉल मूविंग ए चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। इस चार्ज को पॉइंट Q से पॉइंट P तक लाना है। तो इसमें पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी नेचर कैसी होगी। देखो यहाँ पे जो है इसका आंसर ये बनता है कि यहाँ पर जो वर्क डन है उसकी नेचर होगी नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हम जो चार्ज जो है उसको, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको चार्ज को ला रहे हैं। क्या पूछा है इसमें? क्या बताया इसमें? Q से P तक लाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हम चार्ज को मूव कराते हैं Q से P तक। तो ये वर्क डन शुड बी नेगेटिव। वर्क डन शुड बी
नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग, what is the work done in moving a point charge, in moving a point charge what is the work done in moving a point charge around a circular arc of radius r, around a circular arc of radius r, around a circular arc of radius r at the center another point charge is located, at the center another point charge is located। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसमें क्या है, ये यहाँ पर डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको क्या कंडीशन है। यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है, ये रेडियस r है, ऐसे बनता है सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर इस सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट चार्ज Q1 रखा है, सपोज ये Q1 है, दूसरा चार्ज है Q2, उसको हम इसके ये जो आर्क है, इसकी रेडियस आर्क का जो आर्क है, इस पर घुमाते हैं चारों तरफ, तो वर्क डन क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखो वर्क डन जो होगा इसमें, वर्क डन विल बी इक्वल टू द फोर्स exerted between these two charges। समझ लें इसको अच्छे से, वर्क डन विल बी इक्वल टू द फोर्स exerted between these two charges। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स का फॉर्मूला हम वही निकालेंगे अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। तो वर्क डन W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो अगर ये दोनों चार्ज, ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होगा वर्क डन का। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की, उतना ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है आपके आगामी जो आने वाला आपका पेपर है फिजिक्स का, उसमें। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक फिगर से रिलेटेड है क्वेश्चन है। देखो ये फिगर दी हुई है इसमें क्वेश्चन में, ये फिगर दी हुई है। ये एक सरफेस एस है, यहाँ पर ये एक चार्ज रखा है सरफेस के अंदर, ये एक चार्ज है प्लस 2Q, एक दूसरा चार्ज है माइनस Q, और एक ये चार्ज है सरफेस के बाहर प्लस 3Q। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में आपको बताना है फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस
प्लस 2q माइनस q एंड प्लस 3q, तीन चार्जेस शो किए गए हैं यहाँ पर, प्लस 2q माइनस q और ये प्लस 3q, ये सरफेस के बाहर है, ठीक है। द चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस q आर इनक्लोज विद इन द सरफेस। देखो सरफेस के अंदर कौन से चार्ज हैं, प्लस 2q और माइनस q, दीज टू चार्जेस आर इनक्लोज विद इन द सरफेस, वेयर द थर्ड चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कन्फिगुरेशन थ्रू द सरफेस S। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन पूछा, ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, जिस चार्ज को सरफेस एनक्लोज करती है। यहाँ पर ये जो प्लस 3q चार्जेस है ये सरफेस से बाहर है, सरफेस के बाहर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा थ्रू सरफेस S। अब जो सरफेस S के जो अंदर चार्जेस एनक्लोज हैं वहाँ पर एक चार्ज है प्लस 2q और दूसरा चार्ज है माइनस q, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, प्लस सरफेस के अंदर प्लस q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस phi इज इक्वल टू अकॉर्डिंग गॉस लॉ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस क्या चार्ज इनक्लोज कर रही है, नेट चार्ज प्लस q, ठीक है। तो ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा थ्रू सरफेस S, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। व्हाट इज द geometrical shape of equipotential surface। Geometrical shape of equipotential surfaces due to a point charge, ठीक है। इसमें सरफेस ड्रॉ करनी है, कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कुछ याद आ रहा है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, याद करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। हो सकता है आपको याद आ गया, मैं बता देता हूँ। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है सभी, ये पॉइंट चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी इसके चारों तरफ वो कोसेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में होगी। ऐसी कोसेंट्रिक या कंसेंट्रिक भी कहते हैं इसको, कंसेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इनकी स्पेसिंग इंक्रीज होती चली जाती है, इस तरीके से होगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कैसी हैं ये, कोसेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसको भी याद कर लें अच्छे से। ये डायग्राम बनाने के लिए भी आता है और इस तरीके से पूछने के लिए भी आता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिगर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कैसे फिगर है, ये फिगर है।
ये पॉइंट ओ है यहाँ पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ओ पर एक चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखा गया है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी पूछा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। क्या आप इधर इसमें दिया गया है, एक तरह से ऑप्शन दिए गए हैं कैसे कि ये पूछा गया है इसमें कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। कब कब कंडीशंस दी हुई हैं, इफ Q इज, फर्स्ट पार्ट में दिया है इफ Q इज पॉजिटिव, दूसरा पार्ट में पूछा है इफ Q इज नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों इसमें सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल आइडिया लगाना है इसमें क्या कि जब ये Q पॉजिटिव होगा तो उस समय इसकी VA, ये जो दिया है इसमें VA माइनस VB की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है पॉजिटिव। और जब Q नेगेटिव होगा तो VA माइनस VB की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। सेकंड पार्ट का आंसर है नेगेटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है, शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है इसमें। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किस फॉर्म में शो करा है, इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, इन ए ग्राफ। ठीक है, यानी सिंपली हमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके लिए, कॉपर के लिए। एक एक्सिस पर हम लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो मेटल है, मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। और ये कैसे इंक्रीज़ होती है, पहले तो ये बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज़ होती है और फिर इसके बाद एकदम से ये शूट अप हो जाती है ऐसे। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। कोई भी मेटल हो उसका लगभग सेम नेचर का ग्राफ बनेगा, क्योंकि सभी जो मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रेजिस्टिविटी से रिलेटेड ही है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर
पहले पार्ट में दिया हुआ है कंडक्टर और दूसरे पार्ट में दिया हुआ है सेमीकंडक्टर। पहले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें सेमीकंडक्टर और इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे है ये बच्चों। जो पहले वाली है कंडक्टर के केस में, उसमें तो ग्राफ सेम टाइप का ही बनेगा। मैंने बताया था आपसे पहले भी कि जो मेटल होती हैं, मेटल गुड कंडक्टर होती हैं, मेटल के केसेस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है उसकी नेचर लगभग सेम रहेगी जो हमने पहले केस में बनाया था। ऐसे इस तरह की नेचर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर के मामले में, सेमीकंडक्टर के केस में ये डिफरेंट हो जाता है, मामला बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ डिक्रीज़ होती है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ डिक्रीज़ होती है। कैसे? ये ऐसे डिक्रीज़ होगी, तो इसकी ग्राफ ऐसे आएगी। ठीक है, ये डिक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पर जब टेम्परेचर की वैल्यू कम थी तो यहाँ पर इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी? हाईएस्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो रेजिस्टिविटी की, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होने लगी? इंक्रीज़ होने लगी। ठीक है, तो इस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में ये ग्राफ इस टाइप का होगा और कंडक्टर के केस में ये ग्राफ इस टाइप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यह स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ये बहुत खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द underlying principle of a potentiometer। छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी आता है एग्जाम में। ठीक है, क्या है ये बच्चे? इसका क्या प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का? देखो, पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज़ होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है कि जब किसी पोटेंशियोमीटर में कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, जब पोटेंशियोमीटर में कांस्टेंट या किसी वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर कोई वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वायर। कैसी वायर होनी चाहिए? वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। एक और कंडीशन है इसमें, कैरिंग कांस्टेंट करंट। Carrying constant current is directly proportional to the length of wire between these टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर कोई वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से बनी हुई है और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है,
तो उस वायर के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो वायर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का। इसको आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी इसको याद रख सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन आप इसके लिए याद रख सकते हैं, dV/dl इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतना याद रखें आप। अगर आप प्रिंसिपल के लिए इतना भी लिख देंगे और भी आपको याद नहीं रहता, वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, इतना भी आप याद रख देंगे, इतना भी लिख देंगे आप, तो इसी पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। dV/dl इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और बिना डरे हुए तैयारी करें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ओके, थैंक यू।